नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कुंभ को लेकर ये बड़ी खबर है। कुंभ में कोरोना जांच बढ़ाना जरूरी हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र लिखा है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना 50,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूरी है। रोज 10 से 20 यात्री आ रहे हैं पॉजिटिव। ऐसे में कुंभ के दौरान संक्रमण बढ़ने की आशंका है। पिछले 24 घंटे में 137 नए केस सामने आए हैं और जब हम एक्टिव केसेस की बात करते हैं तो 861 संक्रमित लोगों का आंकड़ा फिलहाल सामने आता है और अब ये 98,000 के पार पहुंच चुका है। तो कुंभ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, अब मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ी सी नरमी का जिक्र जरूर हुआ था। ठीक है, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए, लेकिन कुंभ में क्योंकि करोड़ों लोगों के आने की जब बात हो रही है, इंतजाम उस हिसाब से हो रहे हैं, तो उस सूरत में सख्ती की भी जरूरत हो रही है, क्योंकि संक्रमण बड़े पैमाने पर हो सकता है, बढ़ सकता है। इस वजह से ये पत्र लिखा गया है और रोजाना 50,000 टेस्ट की बात हो रही है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, एक लेटर जरूर लिखा गया है। अब इसे हम किस तरह से देखें? लोग, अगर आम लोगों की बात करें, उन्हें तो नॉर्म्स फॉलो करने ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उनके लिए भी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। जीनत, जिस बात का अंदेशा था वो अब सामने नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यही थी कि जब तीरथ सिंह रावत ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब ये बात सामने आई थी कि सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा सरकार के सामने वो कुंभ का आयोजन होगा। और अब जो लेटर स्वास्थ्य सेक्रेटरी जो सेंटर के हैं, उन्होंने जो मुख्य सचिव को लिखा है, उनका लिखना है कि यहाँ पर आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट 50,000 हरिद्वार के अंतर्गत करवाने कुंभ मेला क्षेत्र में। इसके अलावा वहाँ 10 से 20 यात्री रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं। सबसे बड़ा डर इस बात का है कि जो 28 दिन का कुंभ होगा उसमें श्रद्धालुओं की संख्या अगर तय नहीं की गई, जिस तरह मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि जो चाहे वो आ सकता है, कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा, लेकिन दोनों बातें यहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि अगर बहुत ज्यादा लोग आएंगे तो कोरोना के माफ कीजिए, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, और अगर लोगों को कम किया जाएगा तो कोरोना थोड़ा कम होने के चांसेस यहां पर है। लेकिन जिस तरह देश में लगातार 2 दिनों में आज 40,000 संक्रमित केसेस आए हैं, तो उससे जो प्रभावित राज्य हैं अभी जहां कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़े, अगर वहां से यात्री हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार में यात्रियों का अगर जमावड़ा लगता है तो उसमें आप कोरोना के संक्रमण को कैसे रोकेंगे? अब 10 से कम दिन का वक्त बचा है जब 1 अप्रैल से कुंभ की शुरुआत होगी। तो ऐसे में राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि क्या श्रद्धालुओं की संख्या को यहाँ लिमिटेड किया जाए, क्या श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित किया जाए, क्योंकि 2019 का जो सोमवती अमावस्या का स्नान था उसमें 70 लाख लोग आए थे। इस बार वही सोमवती अमावस्या का स्नान 12 अप्रैल को होना है और उसमें वो संख्या अगर ओपन रखेंगे आप स्नान को तो 1 करोड़ को क्रॉस करेगी। दीपांकर, देखिए, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दावा किया जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि भाई हमने इंतजाम अच्छे किए हैं, रोज हर स्नान पर 1 करोड़ लोग तो आएंगे ही। यहाँ तक कि राजस्थान से अतिरिक्त पुलिस बल जो है उसकी मदद मांगी गई है, पुलिस फोर्स का जिक्र करें, यानी कि आप ये मान के तो चल रहे हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे। अब लोग आएंगे वो किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। उस सूरत में आप कितना तैयार हैं, सवाल ये होगा, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि लोग नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं पर चूक हो जाया करती है। जीनत, कुंभ जब होगा या हरिद्वार में जो आमतौर पर हम स्नान देखते हैं उसमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाना एक असंभव सी बात है व्यावहारिक तौर पर, क्योंकि आप 6 फीट की दूरी किस तरह मेंटेन करेंगे, हर व्यक्ति मास्क पहन करेंगे, आप कैसे फिक्स करेंगे, इतने टेस्ट आप कैसे करेंगे? जीनत, अभी उत्तराखंड में 10,000 RT-PCR टेस्ट रोजाना हो रहे हैं एक औसत के मुताबिक। जो कुंभ में अगर 1 करोड़ लोग आते हैं तो आपको 1 लाख टेस्ट एक दिन में करने के लिए वो व्यवस्थाएं आप कैसे बनाएंगे, जबकि 10 दिन का सिर्फ वक्त बचा है। यानी सरकार के लिए अब यहां पर कुंभ एक चैलेंज बनने जा रहा है। और ऐसे में जो सबसे बड़ी बात होगी टेस्ट करने की, वहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जब सरकार थी तो उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हम हरिद्वार को वुहान नहीं बनने देंगे जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी। यानी कुल मिलाकर जो कुंभ होने वाला है 28 दिन का, वो तीरथ रावत सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा छोटा सा एक सवाल है कि 50,000 टेस्ट की बात हो रही है, फिर सवाल उठता है कि क्या हम इतने तैयार हैं, उत्तराखंड इतना तैयार है कि डेली 50,000 टेस्ट कर पाएगा? जीनत, ये जो 50,000 टेस्ट की बात हो रही है, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं जो जनरल तौर पर होते हैं कि सीधे आपका सैंपल लिया जाता है और उसमें रैपिड तौर पर देखा जाता है कि आप इसमें पॉजिटिव है या नहीं। लेकिन जब बात आएगी आरटीपीसीआर की, आरटीपीसीआर का टेस्ट इतना आसान नहीं है और उसको 10,000 से ऊपर ले जाना बहुत बड़ी चुनौती यहां पर तीरथ रावत सरकार के लिए।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर अब कुंभ पे हम ये तो नहीं कहते कि खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। कोरोना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उस लिहाज से कोरोना के बढ़ते केसों ने एक बार फिर से शिक्षा विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। प्राइमरी स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इसके लिए शिक्षा विभाग अब पेरेंट्स और स्कूल से राय मशविरा करने जा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद स्कूल भी बंद कर दिए गए। वहीं सीबीएसई ने अप्रैल से स्कूल खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ कहा है कि स्कूल खोलने पर फैसला पेरेंट्स और स्कूल की राय के बाद ही लिया जाएगा। प्राइमरी क्लास कब से शुरू होगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। स्कूल और पेरेंट्स की राय के बाद ही प्राइमरी क्लास के लिए ऑफलाइन मोड में पढ़ाई होगी। को हमने छोड़ा था कि वो परिस्थितियों को देखते हुए राज्य स्कूलों को खोलें, और अभी ये भी कहा है कि अभिभावकों के परामर्श से वो स्कूलों को खोलें। बहुत सारे राज्यों ने स्कूलों को खोला है, उच्च शिक्षा में किया है, माध्यमिक में पहले किया है, कुछ ने नीचे तक भी खोला है। वहीं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के उत्तराखंड चैप्टर की चेयरपर्सन का कहना है कि अभी पेरेंट्स खुद नहीं समझ पा रहे कि बच्चों को कैसे स्कूल भेजा जाए, क्योंकि कोई स्कूल अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। स्कूल प्रशासन और अभिभावक मिलके ये तय करें कि स्कूल जो नया सत्र शुरू होने वाला है तो उसमें स्कूल खोला जाए कि नहीं खोला जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्कूल अगर खोले भी जाएं तो इसके लिए क्या स्कूल तैयार है, क्या स्कूल प्रशासन की जो व्यवस्था कोविड को लेके है क्या वो प्रॉपर है। कोरोना की वजह से पहले ही पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन ये बात भी सही है कि एक बार फिर से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे स्कूली बच्चों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और देहरादून में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित वाले बैनर लगाने के मामले में पुलिस ने बैनर में लिखे मोबाइल नंबर धारक पर केस दर्ज किया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महासचिव जीतू रंधावा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि हिंदू युवा वाहिनी ने राजधानी के कई मंदिरों में बैनर लगाए थे, जिसमें गैर हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश को वर्जित बताया था। कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, इसको लेकर बीजेपी और संघ की साजिश कांग्रेस ने बताई थी। तो हमारा कुछ भी नहीं है, और बोर्ड ये कोई नई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो देवालय हैं, मंदिरों में हैं, वो किसी प्रकार का विधर्मी अंदर एंटर ना करे, अंदर वो कि पिकनिक मनाने के लिए ना आए। हमारे ये देवालय हैं या हमारे श्रद्धा है, हमारी आस्था है, और उनका कोई काम नहीं है विधर्मियों को आने का। ये हमने सूचना इसलिए लगाई है जनहित में कि कोई भी प्रकार की इस प्रकार की हरकत करने के लिए मंदिर में ना जाए। गैर हिंदू कौन प्रवेश कर रहा है मंदिरों में? भाई मुसलमान तो करता नहीं, क्योंकि वो तो बुत परस्ती को मानता नहीं है। वो तो जहां मूर्ति होती है, जहां मूर्ति पूजा होती है, वहां जाने से परहेज करता है। सिख वहां जाएगा नहीं, उसकी पहचान अलग है। और ईसाई क्यों जाएगा? ईसाई भी नहीं जाएगा। कौन जा रहा है मंदिरों में? मैं समझता हूं ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, इनकी निराशा और हताशा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम तीरथ 25 मार्च तक दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और राज्य से जुड़े अलग अलग मामलों पर बात हो सकती है, ये माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका दूसरा दिल्ली दौरा है। सीएम शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उधर रामनगर में सीएम तीरथ सिंह रावत ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि कोरोना के समय हर व्यक्ति को 5 किलो के हिसाब से राशन दिया गया। उन्होंने कहा जिनके 20 बच्चे थे उनको क्विंटल भर राशन मिल गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके 2 बच्चे हैं उन्हें सिर्फ 10 किलो राशन मिला। वो ये भी कहते हैं कि जिनके 2 बच्चे हैं उन्हें जलन हो रही है कि उन्हें सिर्फ 10 किलो राशन क्यों मिला, लेकिन उन्हें 20 बच्चे पैदा करने से किसने रोका था। घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी। आपदा के शब्द। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला।
में दोस्त किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? रामनगर में सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा कोरोना काल में प्रभावितों को दी गई मदद के बयान पर फिर से कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान को प्रभावितों के साथ मजाक बताया। जो जनसंख्या के ऊपर लोगों के कितने संतान होनी चाहिए उस पर जो कटाक्ष किया है वो भी अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आप एक बहुत ही गरिमामयी पद पर बैठे हैं, इसलिए आपका आचरण, आपकी शब्दावली और आपके सोच विचार भी उसी तरह के होने चाहिए। लेकिन इन 10-12 दिनों में तो ऐसा कहीं से कहीं तक परिलक्षित नहीं हुआ है। सीएम तीरथ रावत ने रामनगर में ही इतिहास की गलत जानकारी भी बयां कर दी। कहा, भारत 200 साल तक अमेरिका का गुलाम रहा। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, या कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया। तो लगातार बयानों की वजह से चर्चा में बने हुए मुख्यमंत्री। अब हरीश रावत ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के इतिहास का ज्ञान की बात करें तो धन्य हैं, उन्होंने हमको 200 साल अमेरिका का गुलाम बता दिया। उनकी नजर में गोरे चाहे वो ब्रिटेन में रह रहे हो या फिर अमेरिका में, दोनों एक ही हैं। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री धन्य है इतिहास का उनका ज्ञान। उन्होंने हमको 200 वर्ष अमेरिका का गुलाम बनाया। शायद उनके नज़र में दोनों गोरे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों या ब्रिटेन में रह रहे हों, एक समान है। अल्मोड़ा में राज्य मंत्री रेखा आर्या ने जींस वाले सीएम तीरथ सिंह के बयान पर उनका बचाव किया। रेखा आर्या ने कहा है कि विपक्ष जिस तरह से बयान को लिया उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। सीएम ने सिर्फ संस्कारों की बात कही थी। उन्होंने कहा, अब इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। एक समस्या महिला मोर्चा की ओर से करा दे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जो जींस को लेकर बात कही है, मुझे लगता है कि उसको जो लेने का तरीका है हमारे विपक्ष के लोगों ने, वो छोटी मानसिकता का प्रतीक है। उनका कहने का भाव ये था कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पे देवियों का वास होता है। वस्त्रों से बहुत कुछ परिलक्षित होता है। वस्त्र अपने आप में जब पहनते हैं तो अपनी संस्कृति, संस्कार उसको परिभाषित करते हैं। तो उनका यही कहना था कि एक समय ऐसा था जिस समय हमारे कपड़े फटते थे तो हमें कहीं जाने में शर्म आती थी, और हमारे कहीं कपड़े फटते तो उसमें टाले लगते थे। तो भाव इतना ही था कि हम लोगों को अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को नहीं छोड़ना चाहिए। ऋषिकेश में डीजीपी अशोक कुमार की चर्चित किताब खाकी में इंसान पर एक डिस्कशन के दौरान पुलिस को काम करते समय आ रही कठिनाइयों और पुलिस के मानवीय चेहरे पर वक्ताओं ने विचार साझा किए। आईआईटी के इंजीनियर से आईपीएस बने अशोक कुमार ने अपने छात्र जीवन और पुलिस की नौकरी के समय घटित कई घटनाओं पर विस्तार से बात की है। इस मौके पर विचारक चिंतक पवन कुमार, कौशल किशोर टिहरी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने अपने विचार छात्रों के साथ भी साझा किए और डीजीपी से सवाल पूछे, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। रुड़की के एक छोटे से गांव घोसीपुरा के 3 इंजीनियर दोस्तों ने स्वरोजगार शुरू किया। आज इन युवकों की मेहनत रंग लाई हुई है। देखिए, लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपने समय का कई तरह से इस्तेमाल किया। ऐसे ही रुड़की के घोसीपुरा गांव के 3 युवकों ने भी स्वरोजगार शुरू किया। एक छोटी सी शुरुआत आज धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। इन युवकों ने अपने गांव में फार्म हाउस खोल दिया, जिसमें बकरी, मुर्गी, गाय और मछली पालन का काम शुरू किया। फार्म संचालक तसव्वर अली ने बताया है कि इससे उनकी आय भी होती है और दूसरे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मैं भी घर आ गया उस टाइम, लॉकडाउन के टाइम पे, और हम लोग वर्क फ्रॉम होम जब कर रहा था मैं, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने गांव में ही कुछ एक स्वरोजगार का साधन लोगों के लिए जुटाएं। तो हमारी ज़मीन पड़ी हुई थी यहाँ पे, जो बहुत ही वीरान थी, तो हम लोगों ने इसमें ये गोट फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे गोट फार्मिंग में हमारे पास 100 के करीब गोट्स है, जिसमें सिरोही, बर्बरी, सोजत और तोतापरी, ये सब नस्ल है हमारे पास में।
तसव्वुर के काम में उनके दोस्त भी सहायता करते हैं, जिनका कहना है कि वो दिल्ली से आकर उनके काम में सहयोग करते हैं। तसव्वुर के पिता का कहना है कि कोरोना काल के दौरान शुरू किए गए काम को वे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, तो उसी के बेसिस पे हमारे भाई तसव्वुर ने शुरू किया है और हम हर 15-20 दिन में हम दिल्ली से आते हैं स्पेशली। ये पहले हमारे साथ काम करते थे। और जब से कोरोना लगा था, जब से इन्होंने क्या ना कम से कम 10-12 आदमी 4 महीने तक मुकम्मल काम चलता रहा, जब तक रहे, और आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। जिस दिन बढ़ाने में काम चलेगा उस दिन 10-20 आदमी और काम करो जाएंगे। कहते हैं कि मन में कुछ करने का इरादा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है और तसव्वुर ने ये साबित कर दिया। रुड़की से मनोज जुयाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर प्रदेश भर में वन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरिद्वार वन प्रभाग ने भी फॉरेस्ट की गंगा वाटिका पर पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल सुशांत पटनायक भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने वन संरक्षण पर काम करने की जरूरत बताई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पीने के पानी का संकट शुरू हो जाता है और इस संकट से नैनीताल भी अछूता नहीं है। यहाँ की प्रसिद्ध नैनी झील का भी जलस्तर गिर गया है। देखिए, गर्मी बढ़ने के साथ ही नैनीताल की प्रसिद्ध नैनी झील में जल संकट दिखने लगा है। पिछले 1 महीने में झील का पानी 11 फीट तक नीचे चला गया। झील में डेल्टा भी उभरने लगे हैं। झील के अस्तित्व पर संकट देख इससे स्थानीय लोग भी परेशान होने लगे हैं। लोकल बारिश हमारी गायब हो गई है, उसके अलावा जो प्राकृतिक जल स्रोत हमारे निकलते थे वो भी हमारे सूखने लगे हैं। नैनीताल शहर के लोगों के लिए पर्यटकों को भी इसी झील पर निर्भर रहना पड़ता है। अब इस झील को बचाने के लिए प्रशासन के सामने भी एक चुनौती है। अगर हम पानी सप्लाई नहीं कर पाते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए भी दिक्कत है, यहाँ के व्यवसायियों के लिए भी दिक्कत है। तो अल्टीमेटली हमें डिपेंडेंट रहना तो अपने लेक पर ही है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि यहाँ पे जितने भी होटलेस हैं वो वाटर कंजर्वेशन में काम करें, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में काम करें, ताकि कम से कम पानी को कंज्यूम किया जा सके। बहरहाल जिस तरह से जल स्तर गिर रहा है उससे भविष्य की चिंता जरूर होनी चाहिए और लोगों के साथ प्रशासन को भी कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। उत्तराखंड वन विभाग ने प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया। विभाग पूरे हफ्ते फॉरेस्ट्री वीक के रूप में मना रहा है, जिसकी थीम आग से जंगलों के बचाव को लेकर है। राजधानी में देहरादून जू में नुक्कड़ नाटक के साथ ही कठपुतली नृत्य के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों से अपील की गई है कि वो आग से जंगलों को बचाने में अपना योगदान दें। नाटक नुक्कड़ के कार्यक्रम हैं या कठपुतली के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, एक बेसिकली एनवायरनमेंट को बचाने का एक संदेश देने की जो है बात की जा रही है। प्लस जो विशेष फोकस इस बार हमारा एनवायरनमेंट डे को लेकर रह रहा है, जो कि प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं, उसमें बेसिकली फॉरेस्ट फायर के प्रोटेक्शन को लेकर जो है लोगों को जागरूक करना और जितना लोगों को जोड़ा जाए वनों के आग को बचाने के लिए, ताकि लोग साथ में आए प्रोटेक्शन के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।